हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। बायोलॉजी हिंदी नीट पॉडकास्ट सीरीज में आपका सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ बेटा जैव प्रौद्योगिकी का अगला अध्याय, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। छोटा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, गिनी चुनी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। खत्म करने को मैं पॉडकास्ट को 10 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि उतना ही आता है वहां से। लेकिन फिर भी बढ़ते हैं आगे बेटा, 30 मिनट तक ले जाते हैं इसको और शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगाइए, परिचय पे आते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के जो उपयोग है बेटा, कई सारी क्षेत्र में है। आपकी कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक उद्योगों के क्षेत्र में, और आपके जलीय स्रोत के क्षेत्र में। ठीक है, इनमें आपके एनसीईआरटी में जलीय स्रोत और उद्योग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे केवल 2 शब्द लिखे हैं, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन मतलब जीव की मदद से जो आपके जलीय स्रोत हैं उनकी सफाई, जहां पर स्यूडोमोनास पुटिडा के टोल प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योग जो बेटा आपके जल के स्रोत के पास हैं, उनमें से जो हैवी मेटल ऑयल्स होते हैं, भारी जो मेटल के जो तेल होते हैं, वो बेटा रिसाव होकर के उनका जल के स्रोत में पहुंचते हैं। और बेटा जल के स्रोत में जब वो तेल पहुंचता है, तो वो जल में रहने वाले जो भी आपके जीव हैं, चाहे वो आपके जलीय पादप हो या जलीय जीव हो, उनके लिए बेटा बहुत नुकसानदायक है, जिनकी वजह से उनकी जो मृत्यु हो जाती है और उनकी संख्या कम होती जा रही है, जो कि पूरे आपके साइकिल को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो इस हैवी मेटल ऑयल के पाचन के लिए प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास पोटेटा के अंदर टोल प्लाज्मिड देखा। टोल प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि इन हैवी मेटल ऑयल्स को पचाने की क्षमता रखते हैं, जिसके चलते जल के स्रोत जो है वो साफ हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। ये तो हो गया आपके जल के स्रोत में जैव प्रौद्योगिकी का स्रोत या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। दूसरा बेटा, उद्योगों के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बेटा हम सफेद या धूसर जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। और इसके अंतर्गत आता है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसमें कोल पेट्रोल और ये डीजल वगैरह आता है बेटा, इनका क्योंकि अब बहुत ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक कुछ समय के बाद बेटा ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको बनने में करोड़ों साल लगेंगे। तो आने वाली जो भी अपनी पीढ़ियां हैं उनको हम क्या देंगे? तो इसलिए इसका एक अल्टरनेट सोर्स, एक दूसरा सोर्स ढूंढना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बेटा हमने जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, जीवों की मदद से, या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवों की मदद से बेटा हमने डीजल जैसे फ्यूल्स को बनाना शुरू किया है। और इसको बेटा हम बोलते हैं बायोडीजल। तो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी की मदद से हम बायोडीजल बना रहे हैं, उद्योगों के क्षेत्र में इसका उपयोग है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे बेटा। आपकी हरित जैव प्रौद्योगिकी, लाल जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में इनका क्या उपयोग है, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करें उससे पहले आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी में अभी भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अनुसंधान कर सकते हैं। आप नए एंजाइम्स ढूंढ सकते हैं, आप नए कैटलिस्ट, जिनको हम बोलते हैं ना एंजाइम्स किस ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच पर सबसे अच्छा काम करेंगे, तो आप किसी भी एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम कंडीशन ढूंढ सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा आप अनुप्रवाह संसाधन के नए नए तकनीक या नए नए जो मेथड्स हैं वो ढूंढ सकते हैं। शुरू करते हैं बेटा हरित जैव प्रौद्योगिकी से। तो हरित जैव प्रौद्योगिकी इस जैव प्रौद्योगिकी की मदद किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में बेटा जैव प्रौद्योगिकी की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए हम छोटी सी कहानी सुनेंगे कि आजादी के तुरंत बाद बेटा एकदम से हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं अपने जनन स्वास्थ्य अध्याय में कि किस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी थी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोटी जैसी जो नीड थी उसको पूरा करने के लिए बेटा हमने हरित क्रांति लाई। ठीक है, हरित क्रांति, भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। वहीं अगर हम जनरल हरित क्रांति के जनक की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, इनके हिसाब से क्या हुआ, मतलब जो आपकी हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति को बेटा हम रसायन आधारित या रसायन कृषि आधारित कृषि भी बोलते हैं, या एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जहां पर हमने केमिकल्स की मदद से, कौन से केमिकल मदद, आपके कीटनाशक हो गए, आपके पीड़क नाशक हो गए, आपके खरपतवार नाशक हो गए, ऐसे केमिकल्स जो कि आपके कीटों को, जो खरपतवार है, जो आपके अननेसेसरी घास वगैरह जो होती है आपकी फसलों में, इन सबको मारने के लिए बेटा हमने रसायनों का इस्तेमाल किया। इन रसायनों के इस्तेमाल से नो डाउट ये, क्योंकि कीट और ये फालतू की घासें खत्म हुई तो हमारी फसलों की पैदावार तो 3 गुना बढ़ गई, लेकिन उतनी फसलों की पैदावार भी उस समय पर बढ़ती हुई जनसंख्या की रोटी की नीड पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। दूसरी चीज बेटा,
जहां हमने इन रसायनों का इस्तेमाल किया तो इसका एक साइड इफेक्ट ये था कि ये रसायन हमारे पादपों में पादपों से हमारी मिट्टी में जा रहे थे, मिट्टी से हमारे जल में जा रहे थे, और जल में जाने के बाद बेटा ये भी जो जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। यहाँ पर हमें बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिला। जलीय जीवों में बेटा जो खाद्य श्रृंखला या जो खाद्य जाल है उसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल में हमें इन हानिकारक रसायनों का जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन है बेटा वो बढ़ा हुआ मिला, जिससे कि हमारे जीव प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो ये तो बेटा उस रसायन के आधार पर जो अपनी कृषि थी उसका साइड इफेक्ट हुआ। हालांकि उसके इस्तेमाल से हमारी पैदावार तो 3 गुना बढ़ गई, लेकिन फिर भी बेटा उसके चलते हमारी कई सारे जीव थे जिनको नुकसान पहुंचा। ठीक है, फिर बेटा एक आई आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक कृषि। इस कार्बनिक कृषि में इस चीज का ध्यान रखा गया कि किसी भी तरीके के केमिकल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है जो कि हमारे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को खाने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहां पर हमें बिना किसी केमिकल की मदद से प्राकृतिक तरीके से फसलों की पैदावार को बढ़ाना था। इसको बेटा हमने कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला। ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में सबसे पहले हरियाणा में शुरू की गई। वो देश जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर निर्भर करता है बेटा वो है भूटान, और वो प्रदेश भारत का जो पूरी तरीके से बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है वो है बेटा आपका सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की गई, लेकिन इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते जो उत्पाद बने उन उत्पादों की क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत लग रही है किसान की। इसका फायदा ये है कि किसी भी तरीके के रसायन का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो कि आपको नुकसान पहुंचाए, किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाए, लेकिन इसका बेटा नुकसान ये था कि यहाँ पर मेहनत बहुत लग रही थी, जिसकी वजह से इसका जो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स थे, जो उत्पाद थे, उनकी कीमत बेटा काफी बढ़ी हुई निकली सामान्य फसलों की मात्रा में, या सामान्य जो खाद्य उत्पाद थे उनकी मात्रा में। अब बढ़ी हुई कीमतों के कारण बेटा इनकी बिक्री उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर तीसरा बेटा इन सबका निवारण के लिए आई आपकी आनुवांशिकता निर्मित फसलें। ठीक है, आपकी वो कृषि आई जहां पर हमने जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, जिसको हम बोलते हैं, और इसके चलते जो फसलें बनी बेटा उनको हम बोलते हैं आनुवांशिकता निर्मित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के फायदे क्या हैं? तो ये जो बेटा आपकी फसलें जो आनुवांशिकता रूप से रूपांतरित की गई हैं, निर्मित की गई हैं, सबसे पहले तो बेटा जो अजैविक बल हैं या अजैविक प्रतिबल हैं बेटा, जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, उनसे बेटा लड़ने की क्षमता, या उनके लिए कहीं ना कहीं हमारी ये जो फसलें हैं जो आनुवांशिकता रूप से निर्मित हैं, ये ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती हैं सामान्य फसलों की तुलना में। जैसे अजैविक प्रतिबल कौन से? जैसे बारिश हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है, ओलावृष्टि हो गई, आपका सूखा हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में एकदम सूखा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है या ओले गिर जा रहे हैं, तो जहां आपकी सामान्य फसल जल्दी खराब हो रही है, आपकी आनुवांशिकता रूप से निर्मित जो फसलें हैं इनको खराब होने में समय लगता है, और उस बीच में किसान जो है वो कटाई कर लेता, तो उसका उतना नुकसान नहीं होता। दूसरा बेटा कटाई के पश्चात जो होने वाले नुकसान थे उसको हमने बढ़ाया। ठीक है, या यूं कह लो कि कटाई के पश्चात जो होने वाले नुकसान थे उसको हमने कम किया। कैसे कम किया? हमने उन फसलों से जो भी हमें उत्पाद मिले उनकी हमने जीवन काल को बढ़ा दिया। जैसे कि हमने बनाया टमाटर, जिसका उदाहरण है अपना फ्लेवर सेवर टमाटर। ठीक है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो इसका जीवन काल है, वो सामान्य टमाटर की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो एंजाइम जो इसकी टमाटर की कोशिका भित्ति को गलाने का काम करता है उसको बेटा हमने बनने से रोका है। ठीक है, तीसरा आ गया बेटा आपका चावल। ऐसा चावल जिसकी पोषक गुणवत्ता सामान्य चावल की तुलना में बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपका विटामिन ए एनरिच्ड चावल, जिसको हम सुनहरा चावल बोलते हैं। इसको हम सुनहरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रंग बेटा हल्का सा पीला होता है, और वो बेटा हमने डैफोडिल फूल से एक जीन निकाला जिसकी वजह से इसमें बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से बेटा ये पीला है। इसको हम सुनहरा चावल बोलते हैं। नीट 2018 में आ चुका क्वेश्चन है। साथ ही साथ बेटा हमने इसके चलते ऐसी फसलें बनाई हैं जो कि पीड़क नाशक हैं, जो कीट प्रतिरोधी हैं, कीटों को मार देती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके आनुवांशिकता रूप से निर्मित फसलों के ही फायदे हैं। इसी तरीके से आप आनुवांशिकता रूप से निर्मित फसलें अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसी फसल आपको चाहिए आप वैसी फसलें बना सकते हैं। इन्हीं में बेटा एक उदाहरण आता है आपका बीटी कपास का। बीटी कपास, वैसे तो बीटी कई सारी फसलें हैं, बीटी कपास है, बीटी सोयाबीन है, बीटी मक्का है, बीटी आपका बैंगन है, बीटी टमाटर है, तो कई सारी ऐसी बीटी फसलें हैं। मुख्यतः आपको जिसको पढ़ना है वो है बीटी कपास। बीटी कपास काम कैसे करता है या बीटी कपास क्या है वो हम जानेंगे। इस पूरी बेटा प्रक्रिया को समझेंगे। इस पूरे जो एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया उसको समझ लेते हैं। नीट में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला बीटी क्यों बोलते हैं इसको? हम बीटी फसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये बीटी का मतलब होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस एक ऐसा जीवाणु है जिसके पास एक ऐसा जीन है कि वो जीन एक ऐसी प्रोटीन बनाता है
क्रिस्टलाइज्ड या क्रिस्टलीकृत एंडोटॉक्सिन्स नाम की प्रोटीन बनाता है। ये जो बेटा आपकी प्रोटीन है ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है और ये सक्रिय होती है जब कोई भी कीट इसको खाता है, जो पीड़क है जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जब वो बेटा इसको खाता है तो उसकी आहार नाल के मध्य भाग में जाकर के या मध्य आंत में जाकर के जहां इसको क्षारीय पीएच मिलता है वहां पर जाकर के बेटा ये क्रिस्टलीकृत एंडोटॉक्सिन सक्रिय होता है और वो इसको मार देता है। कैसे मारता है बेटा? ये जो आपका एंडोटॉक्सिन है जैसे ही बेटा ये सक्रिय होता है तो इसकी मध्यांत में जो अंदर की तरफ उपकला है उस उपकला पे इसके कुछ विशिष्ट ग्राही उपस्थित हैं, उससे बेटा ये एंडोटॉक्सिन जाके जुड़ते हैं और उन कोशिकाओं में ये छेद कॉज करते हैं, मतलब छेद बना देते हैं। छेद बनने की वजह से बेटा पानी उन कोशिकाओं में भरता है, वो कोशिकाएं फूल करके फट जाती हैं और जब ये बेटा कोशिकाएं मध्यांत की फट जाती हैं उसके चलते बेटा ये जीव जो होते हैं ये जो कीट जो होते हैं ये मर जाते हैं। ठीक है, डन। अब बेटा हमने क्या किया, हमने इसी बेसिलस thuringiensis से वो जीन निकाल लिया। उस जीन का नाम है क्राइजीन। क्राइजीन इसलिए बोला क्योंकि बेटा इससे जो प्रोटीन बनते हैं वो क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसको क्रिस्टलाइज्ड एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं इसलिए उस जीवाणु को नहीं मारते हैं। ये सक्रिय केवल उस कीट की मध्यांत के क्षारीय पीएच में होते हैं, इसलिए बेटा ये उस कीट को मारते हैं। ठीक है, इस क्राइजीन को बेटा हमने बेसिलस thuringiensis से निकाला। क्योंकि बेसिलस thuringiensis से निकाला बेटा इसलिए हम इसको बीटी फसलें बोलते हैं, बीटी बेसिलस thuringiensis। ठीक है, इससे निकलने वाला जीन हो गया क्राइजीन, क्योंकि क्रिस्टलाइज्ड एंडोटॉक्सिन्स बनाएगा। ये जो बेटा क्राइजीन होते हैं ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जीन सारे कीटों को मार देगा, नहीं, ये कुछ विशिष्ट कीटों को ही मारता है। जिन कीटों को बेटा ये मारता है उनकी 3 कैटेगरीज हैं आपके, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस और लेपिडोप्टेरेंस। इनमें कोलियोप्टेरेंस में बेटा आते हैं आपके बीटल्स, इसमें आते हैं आपके कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स आ गए। ठीक है, आपके डिप्टेरेंस में आपके जो मक्खी हो गई, मच्छर हो गई, ये आ गए। और आपके जो लेपिडोप्टेरेंस होते हैं बेटा, लेपिडोप्टेरेंस में आ गए आपके आर्मी बडवर्म हो गए, आपके कॉटन बडवर्म हो गए, आपके टोबैको वर्म हो गए, ये सब आपके लेपिडोप्टेरेंस में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, कि कोलियोप्टेरेंस कौन होते हैं, डिप्टेरेंस कौन होते हैं, लेपिडोप्टेरेंस कौन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोलियोप्टेरेंस में बीटल्स हो गए, डिप्टेरेंस में आपके मक्खी मच्छर हो गए और आपके लेपिडोप्टेरेंस में बडवर्म्स हो गए, टोबैको बडवर्म हो गया, आर्मी बडवर्म हो गया, ये सारे आपके लेपिडोप्टेरेंस में होते हैं। अब बेटा होता क्या है, हम कौन सा क्राइजीन निकालेंगे ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, हमें कौन सी फसल के अंदर उस जीन को डालना है, और दूसरा उस फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि अगर मुझे मक्का छेदक जो मक्की के पौधे को नष्ट करता है, उस मक्का छेदक को मारने के लिए बेटा मुझे Cry1AB इस जीन का मैं इस्तेमाल करती हूँ। वहीं बेटा अगर मुझे कपास मुकुल कृमि, कॉटन बॉलवर्म्स को मारना है तो उसके लिए मैं जिस जीन का इस्तेमाल करती हूँ वो आपका Cry2AB और Cry1AC। ठीक है, Cry1AB है आपका कॉटन मक्का छेदक के लिए, Cry2AB और Cry1AC है आपका कपास मुकुल कृमि के लिए। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है, किसको मारता है, कैसे मारता है, ये हमने पूरा बता दिया। अगला है बेटा आपका पीड़क नाशी पादप, है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, पीड़क रोधी जो भी है। यहां से आपके नीट में जो क्वेश्चन आया वो ये कि आपका एक गोल कृमि है निमेटोड, है ना, मेलाइडोगनी इनकॉग्निशिया। ये बेटा तंबाकू के पौधों की जड़ों को प्रभावित करता है। नीट में आ चुका क्वेश्चन कि तंबाकू के पौधों के कौन से भाग को प्रभावित करता है, उसकी जड़ को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है बेटा, तो ये जो निमेटोड है मेलाइडोगनी इनकॉग्निशिया, इसके पास एक ऐसा जीन है जो कि तंबाकू की जड़ों में छोटे छोटे अर्बुद यानी कि गांठें बना देता है, ट्यूमर बना देता है। अब ये अर्बुद की वजह से बेटा जो तंबाकू की जो जड़ें हैं, जो आपके मिट्टी से जो भी पोषक तत्वों को अवशोषित कर रही है बेटा, वो ऊपर पादपों में ना जाने से, मतलब ऊपर पादपों में जाने से पहले जो इसकी जड़ में जो गांठें बनी है बेटा, ये गांठें उनका अवशोषण कर लेती हैं, जिसकी वजह से पादप की जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं रुक रही है। तो तंबाकू के जो फसलें हैं उसमें नुकसान हो रहा है किसानों को। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस निमेटोड की वृद्धि को हमने कैसे रोका या इसको हमने निमेटोड को कैसे मारा। तो यहाँ पर हमने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उस तकनीक का नाम है आरएनए अंतरक्षेप या आरएनए इंटरफेरेंस। इसको बेटा हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। जीन साइलेंसिंग इसलिए क्योंकि बेटा हम इसमें उस जीन को प्रोटीन नहीं बनाने देते, हम उस जीन को शांत कर देते हैं।
इसलिए हम इसको जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। आरएनए अंतरक्षेप हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डीएनए जो जीन है, डीएनए से आरएनए तो बनता है, लेकिन आरएनए से हम इसको प्रोटीन नहीं बनने देते, इसलिए हम इसको बेटा आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। साथ ही साथ बेटा इसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जीन को हम कब शांत कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद। यानी कि आपका आरएनए, डीएनए से आरएनए तो बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा, ट्रांसलेशन को रोक रहे हैं, इसलिए हम इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो आपकी आरएनए अंतरक्षेप की जो तकनीक है, या ये आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया प्रत्येक सुकेंद्रकीय कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल्फ डिफेंस के फॉर्म में उपस्थित है। अब यहां पर हम डबल स्ट्रैंडेड यानी कि द्विरज्जुकीय आरएनए का इस्तेमाल करते हैं बाहरी निमेटोड के आरएनए को शांत करने के लिए। अब ये द्विरज्जुकीय आरएनए की दूसरी रज्जु कहां से आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर बेटा या तो जो यूकैरियोटिक सुकेंद्रकीय कोशिका में पहले किसी विषाणु से संक्रमण हुआ हो, तो उस विषाणु का आरएनए उपस्थित हो, ये बेटा उसका डबल स्ट्रैंड बना सकता है, या कोई ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन हो, जिसको हम मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है। ट्रांसपोजोन नीट में आ चुका क्वेश्चन है कि ट्रांसपोजोन किससे संबंधित है, तो ये आरएनए अंतक्षेप की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इतना ही बस बेटा आपके नीट में आया है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया, बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया है। मैंने क्लास में आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है, लेकिन वो नीट से संबंधित फिलहाल नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि नेमेटोड का नाम क्या है, मेलोइडोग्नी इनकॉग्निशिया। किसको प्रभावित करता है, तो तंबाकू के पौधों की जड़ों को प्रभावित करता है, वहां पर अर्बुद बनाता है। हम उसको मारने के लिए हमने ऐसे तंबाकू के पौधे बनाए हैं जिसमें हम आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस निमेटोड के जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देता है, प्रोटीन नहीं बनाने देता है, तो अर्बुद नहीं बनेगा, वो मर जाते हैं। ठीक है, अब सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं के पास ये क्षमता होती है कि वो आरएनए अंतरक्षेप से या किसी भी बाहरी जीन को एक्सप्रेस होने से रोक दें, और इसको बेटा हम आरएनए अंतरक्षेप या जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है वो या तो किसी विषाणु के आरएनए से या ट्रांसपोजोन से बनता है, बस। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का या आरएनए अंतरक्षेप का तकनीक का इस्तेमाल करके ही हम फ्लेवर सेवर टमाटर का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले तो हमने मानव इंसुलिन बनाया, जिसको हम ह्यूमुलिन के नाम से जानते हैं। इसको बनाने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब इस डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए हमें केवल इंसुलिन चाहिए। तो जब तक बेटा जैव प्रौद्योगिकी की मदद से इंसुलिन नहीं बनाता, उससे पहले हम क्या करते थे, हम उससे पहले बेटा मानव में इंसुलिन कैसे देते थे, हम कुत्ते या सुअर, जो भी स्लॉटर हाउसेस होते हैं, बूचड़ खाने, हम वहां पे जानवरों की अग्नाशय से वो इंसुलिन निकाल करके मानव में इंजेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पर बेटा मानव को इंसुलिन तो मिल गया, लेकिन कई सारे मानव ऐसे थे जो कि उस इंसुलिन के अगेंस्ट एलर्जी शो करते थे, तो उनको वो इंसुलिन सूट नहीं करता था, या और भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से बेटा इंसुलिन में वो वांछित प्रोटीन के साथ कुछ अवांछित जीन या प्रोटीन भी मानव शरीर में आ रहे थे। तो ये पुरानी जैव प्रौद्योगिकी है ना, इसके नुकसान बहुत है, इसमें कमियां बहुत है। तो बेटा सन 1983 में एक एली लिली नाम की कंपनी आई, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसने बेटा ह्यूमुलिन बनाया। कैसे बनाया, उसको बनाने से पहले उसने इंसुलिन की संरचना को समझा। उसने ये देखा कि आपके अग्नाशय में जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं, इसमें जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती हैं, वो पहले प्रो इंसुलिन, जिसको हम प्राक इंसुलिन बोलते हैं, जो कि निष्क्रिय इंसुलिन होता है, उसके रूप में बनाती हैं। ये प्राक इंसुलिन सक्रिय इंसुलिन में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो प्राक इंसुलिन और इंसुलिन में क्या फर्क होता है कि जो प्राक इंसुलिन होता है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ए, बी और सी, जिसमें ए और बी को सी से जोड़ा जाता है। वहीं जो बेटा आपका इंसुलिन होता है, यहाँ पर केवल 2 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, ए और बी। हमें ये इंसुलिन चाहिए, हमें प्राक इंसुलिन से कोई मतलब नहीं है। फिर हमने ये देखा कि इंसुलिन आपस में, ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो हमें पता लगा कि दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर फिर हमने इसकी संरचना को देखा कि ए जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसमें 21 अमीनो अम्ल है, बी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल है, और इन दोनों में बीच में जो डाइसल्फाइड बंध है वो ए और बी के 7वें अमीनो अम्ल के बीच में, और ए और बी के, ए के 20वें और बी के 19वें अमीनो अम्ल के बीच में भी डाइसल्फाइड बंध है, और वहीं बेटा ए श्रृंखला में 6ठे और 11वें अमीनो अम्ल के बीच में भी डाइसल्फाइड बंध है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता लग गया कि हम इन दोनों को ए और बी श्रृंखला अलग अलग बनवा करके हम इन दोनों को डाइसल्फाइड बंध से जोड़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने वो जीन निकाले जो कि ए श्रृंखला और दूसरा जीन जो कि बी श्रृंखला बनाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन को कोई ना कोई तो जीन बनाएगा ना। इन दोनों जीन को इन्होंने प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके पुनर्योगज डीएनए बनाया, पुनर्योगज डीएनए ए और बी, और इनको बेटा इन्होंने अलग अलग इकोलाई में डाल दिया। अब इन दोनों इकोलाई को बेटा बायोरिएक्टर की मदद से हमने इससे खूब सारी श्रृंखलाएं बना ली। एक रिएक्टर में अपनी ए श्रृंखला, ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, दूसरे बायोरिएक्टर में बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इन दोनों को निकाल करके इन दोनों का हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी अनुप्रवाह संसाधन करके हम दोनों को आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जोड़ दिया और हमें मिल गया इंसुलिन। ठीक है, ये जो बेटा आपका आनुवांशिकता रूप से निर्मित इंसुलिन है, इसका फायदा ये है कि इससे किसी को कोई एलर्जी नहीं होती। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है और आज की डेट में बेटा इसी इंसुलिन को यूज किया जा रहा है। नीट 2021 में यहां से प्रश्न आया था कि इंसुलिन आनुवांशिकता रूप से निर्मित जो इंसुलिन है बेटा, उससे संबंधित सही कथन बता दो। ठीक है, तो आनुवांशिकता निर्मित रूप से जो इंसुलिन बनता है उसमें प्राक इंसुलिन नहीं बनता, डायरेक्ट इंसुलिन बनता है, उससे किसी को कोई एलर्जी नहीं होती है। इसमें दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम डाइसल्फाइड बंध से जोड़ देते हैं, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरा है जीन थेरेपी, जिसको हम जीन चिकित्सा बोलते हैं। जीन चिकित्सा में होता है क्या है, किसी भी डिफेक्टेड जीन या कोई भी जीन जो गायब है उसको हम सामान्य जीन से बेटा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे में कोई जीन खराब है या कोई जीन गायब है तो वहां पर सामान्य जीन डाल दो, इसको हम जीन चिकित्सा बोलते हैं। अब सबसे पहले बेटा जीन चिकित्सा एक 4 साल की बच्ची में की गई थी। उस बच्ची में वो जीन गायब था जो एडीए नाम का एंजाइम बनाता है। एडीए का फुल फॉर्म नीट में आ चुका है, एडिनोसिन डी एमिनेज। ये जो बेटा एंजाइम है लसिकाणुओं में पाया जाता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी कि अगर किसी के अंदर वो जीन नहीं है जो एडीए एंजाइम बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रतिरक्षा तंत्र वीक होगा, और प्रतिरक्षा तंत्र वीक है तो बेटा उसको कई सारी बीमारियां लग जाएंगी। और इसको बेटा हम बोलते हैं SCID। नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म बता दो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसका इलाज क्या था बेटा, तो इसके 2 तरीके के इलाज है। एक तो है स्थायी इलाज परमानेंट, एक अस्थायी जो टेम्पररी। तो स्थायी इलाज बेटा केवल एक है, कोई भी जीन चिकित्सा का अगर आपको स्थायी इलाज देना है तो आप उसको शुरुआती भ्रूणीय अवस्था में अगर आपको पता लग जाता है इस बच्चे में कोई आनुवांशिक विकार है तो उस जीन को वहां डाल दो। शुरुआती भ्रूणीय अवस्था में अगर आप उसकी कोशिकाओं में, भ्रूण की कोशिकाओं में जीन डालते हैं तो ये उसका स्थायी इलाज है। लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए भाई साहब भ्रूणीय अवस्था में किस बच्चे में जीन की कमी है या जीन गायब है या जीन खराब है। अब अगर बच्चे के पैदा होने के बाद आपको पता लगता है कि इसको जीन चिकित्सा की नीड है तो अब आप उसमें स्थायी इलाज नहीं दे सकते, लेकिन इलाज दे सकते हैं और वो अस्थायी इलाज होते हैं, टेम्पररी इलाज होते हैं। तो सबसे पहला इलाज ये 1990 में किया गया था 4 साल की बच्ची में। तो सबसे पहला बेटा तरीका है ये कि आप उसको वो एंजाइम दे दो, इसको हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, आप उसको एडीए एंजाइम अलग से दे दो। दूसरा बेटा तरीका ये है कि आप उस बच्चे, उस व्यक्ति के लसिकाणु निकालिए, क्योंकि लसिकाणु में पाया जाता है ना एंजाइम। लसिकाणु निकालिए, लसिकाणुओं को लैब में लाइए और रेट्रोवायरस पश्च विषाणु की मदद से इस लसिकाणु के अंदर आप उस जीन को डालिए जो कि आपका एडीए एंजाइम बनाएगा और इस लसिकाणु की संख्या बढ़ा करके वापस से आप उस व्यक्ति में डाल दीजिए। ठीक है, उसको एडीए मिल गया, लेकिन आपको भी पता है बेटा लसिकाणु अमर कोशिकाएं तो है नहीं, मर जाती हैं तो 8-10 दिन में, है ना। मेमोरी लसिकाणुओं को छोड़ के, स्मृति लसिकाणुओं को छोड़ के बाकी सारे लसिकाणु कुछ दिनों में मर जाते हैं, 8-10 दिन में। तो आपको ये थेरेपी बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है बेटा आप उसमें अस्थि मज्जा स्थानांतरण कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बेटा स्थायी उपचार नहीं है, बस ये कि कुछ सालों में करना पड़ेगा, लेकिन कर सकते हैं। तो ये बेटा जीन चिकित्सा हो गया। इसके अलावा बेटा हम आणविक निदान, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बेटा जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका पीसीआर, अगर आपको कोई भी पता लगाना है कि इसमें आनुवांशिक विकार है, आप उसका जीन निकालो, उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लो, उस पर स्टडी कर लो, क्लियर हो जाएगा ये जीन गायब है। दूसरा बेटा एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, नीट में आ चुका क्वेश्चन है एलाइजा का फुल फॉर्म। तो एलाइजा में बेटा इसका सिद्धांत क्या है, तो ये प्रतिजन प्रतिरक्षी इंट्रैक्शन पर बेटा बेस्ड है। तो यहाँ पे जो एलाइजा टेस्ट करते हैं बेटा ये एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पर बेस्ड है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। बस अभी आप इतना जानिए एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर काम करता है, ठीक है, इंट्रैक्शन पर काम करता है। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं तो ऑटो रेडियोग्राफी भी आपके इसी का उदाहरण है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला टॉपिक है बेटा आपके पारजीनी जंतु, ऐसे एनिमल्स जिनका हम जीन बदल चुके हैं उनको बेटा हम पारजीनी जंतु बोलते हैं।
पारजीनी जंतु हमने कई सारे बना लिए आज की तारीख में, हमने कई सारे चूहे बना लिए, पारजीनी बंदर बना लिए, पारजीनी मछली बना लिए, पारजीनी कुत्ते बना लिए, पारजीनी भेड़ बना लिए, पारजीनी गाय बना लिए, ठीक है। और इन सब में, इतने सारे पारजीनी जंतुओं में 95% पारजीनी जंतु बेटा आपके चूहे हैं, ठीक है। अब पारजीनी जंतु का उपयोग क्या है, तो सबसे पहला बेटा इसका उपयोग है, अगर मुझे किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के अंगों का सामान्य विकास और उनके कार्य पढ़ने हैं, किसी भी उसकी कार्य की फिजियोलॉजी और उसका डेवलपमेंट पढ़ना है, तो बेटा मैं पारजीनी जंतुओं के इस्तेमाल से पढ़ सकती हूँ। किसी भी रोग का बेटा अगर मुझे अध्ययन करना है तो मैं पारजीनी जंतु की वजह से उनकी मदद से कर सकती हूँ। कोई भी बेटा जो हम नई वैक्सीन बनाते हैं, टीके बनाते हैं, उन टीके की सुरक्षा चेक करने के लिए बेटा हम उसकी टेस्टिंग के लिए भी हम पारजीनी जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी रसायन की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम पारजीनी जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। और जैव उत्पाद बनाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बेटा हम पारजीनी जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आपका जो एक भेड़ बनाई है बेटा हमने, पारजीनी भेड़, जिसमें हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन बनाते हैं, और इस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल बेटा हम एम्फाइसीमा यानी कि वात स्फीति के उपचार के लिए करते हैं। वहीं बेटा एक आपकी गाय हमने बनाई है, रोजी गाय, 1997 में बेटा रोजी गाय बनाई गई थी। इस रोजी गाय के दूध में एक अल्फा लैक्टोल्बुमिन नाम का प्रोटीन बनता है, तो हमने इसमें वो जीन डाला जिससे कि ये प्रोटीन बन सके, अल्फा लैक्टोल्बुमिन, जो कि उस गाय के दूध में उपस्थित होगा। प्रति लीटर 2.5 ग्राम्स बेटा ये दूध उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस गाय के दूध की पोषक गुणवत्ता सामान्य गाय के दूध से कहीं ज्यादा है। आखिरी टॉपिक बेटा इस चैप्टर का जो है वो है नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। तो नैतिक मुद्दे में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, जैसे जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, नीट में आ चुका है जीईएसी का फुल फॉर्म। क्यों बनाई गई बेटा, तो कोई भी अगर आप जैव प्रौद्योगिकी के लेवल पे अगर आप कोई भी अनुसंधान या रिसर्च करते हैं, तो बेटा उस अनुसंधान के क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो हमारे लिए यूजफुल होंगे, हार्मफुल होंगे, उस सबका बेटा आपको रिसर्च कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो आपको ये जीईएसी बताएगी। तो आपको कोई भी अगर ऐसी थी मतलब रिसर्च करनी, तो आप उसका एक सिनॉप्सिस बना करके जीईएसी को सबमिट करते हैं। जीईएसी को अगर लगेगा कि इससे बनने वाले उत्पाद दूर दूर तक हमारे लिए हानिकारक नहीं है, तो ही बेटा वो उसको अप्रूवल देगी, अदरवाइज नहीं देगी। क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी से बनने वाले उत्पादों का जो रिजल्ट हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते, जिसका एक उदाहरण है कोरोना। चाइना ने थोड़ा ना सोचा था कि आधा चाइना खत्म हो जाएगा, जो भी है। तो ये हो गया जीएसी पहला। दूसरा बेटा यहाँ पे आपको एक पता होना चाहिए, बायो पेटेंट। बायो पेटेंट मतलब अगर आपने कोई भी नई चीज, जीव उत्पाद कोई भी बनाया है, तो उसको आप अपने नाम पे रजिस्टर करा लीजिएगा कि ये मैंने बनाई है, ठीक है। इसका आप पेटेंट ले लीजिएगा। उस पेटेंट लेने का फायदा ये होता है कि कल को अगर कोई और उससे लेकर के कुछ रिसर्च या उससे कुछ नया उत्पाद बनाना चाहेगा, तो वो आपसे परमिशन लेगा, आपकी अनुमति के बाद ही वो उसको यूज कर पाएगा, और बदले में आपको कुछ तो अमाउंट देगा, उसका पे करेगा, ठीक है। अब यदि कोई मल्टीनेशनल कंपनी या यदि कोई व्यक्ति किसी भी पेटेंटेड चीज का इस्तेमाल करता है बिना उस व्यक्ति या उस ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति के, इसको बेटा हम जैव चोरी बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं, ठीक है। और बायो पायरेसी के ऐसे कई सारे केसेस बेटा हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि चावल, एक अमेरिकन कंपनी थी राइसटेक, जिसने हमारे यहाँ से एक बासमती चावल लिया, उसको उसने एक सेम मतलब आधा बौना सेमी डॉफ वैरायटी के साथ मिला करके एक नई वैरायटी बना दी, और उसको उसने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, जो कि गलत था। क्योंकि चावल की बेटा अगर हम बात करें तो हमारे इतिहास के पन्नों में चावल का जिक्र कई बार किया गया है। केवल भारत में चावल की 2 लाख से ज्यादा वैरायटीज हैं, जिनमें से 30 तो डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं बासमती चावल की, और उसकी उसने चोरी कर ली बिना हमसे अनुमति लिए। ना केवल चावल बेटा, नीम, तुलसी, हल्दी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हो रखा है, हमारे भारत में जिनका रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल है, बाहर की कंपनियां आकर के हमसे उनकी चोरी करके ले गई, जिसके लिए हमने बाद में या इंडियन पेटेंट बिल बनाया गया, जो कि ऐसी चीजों का ध्यान रखता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से बेटा 30 लगभग दवाइयां बनाई जा चुकी है, जिनमें से 12 का इस्तेमाल तो अकेले भारत में हो रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया बेटा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, जो मेन है, जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आया। सब कुछ ही मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बाकी अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के पॉडकास्ट के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।